प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला बाजार है एकाधिकार। एकाधिकार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता या एक उत्पादक होता है। यह पूरे बाजार पर उस वस्तु के लिए नियंत्रण रखता है। एकाधिकार में विक्रेता आपसे जितनी चाहे उतनी कीमत वसूल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके नियंत्रण में नहीं होती हैं, इसलिए वह सैद्धांतिक रूप से और या व्यवहारिक रूप से अपनी मनमानी बहुत हद तक नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे उपाय वो ज़रूर करता है ताकि अधिक से अधिक आपसे कीमत या उपभोक्ता से कीमत वसूल सकें। तो इसको हम पढ़ेंगे। एकाधिकार आप देख रहे हैं कि जब एक ही विक्रेता होगा तो यानी कि फर्म अन्य फर्मों का बाजार में प्रवेश वर्जित होगा। इस तरह से ये प्रतिस्पर्धा रहित बाजार हो जाता है। जब अन्य फर्में आएंगी नहीं तो बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। अच्छा, एकाधिकार इसलिए भी ये परिभाषित है क्योंकि इसके द्वारा बनाई गई वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। जो बनाता है, जिस तरीके की वस्तु बनाता है, ये पूरे बाजार के लिए बनाता है। दूसरा, ये इसका अपनी पूर्ति पर नियंत्रण होता है। उपभोक्ताओं की मांग पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। चूँकि उपभोक्ता अपने उपयोगिता के अनुसार किसी वस्तु का मांग करते हैं, इसीलिए यह कीमत निर्धारित करने के लिए उपभोक्ताओं की मांग को देखता है। उपभोक्ता जब अधिक मात्रा में वस्तु चाहेगा तो निश्चित ही कम कीमत चाहेगा। इसीलिए इसको अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, एकाधिकारी को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कीमतें घटानी पड़ती हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि जब आपने मांग का नियम पढ़ा था तो आपने पाया था कि जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती जाती है। एकाधिकारी को ऐसे ही मांग वक्र का सामना करना पड़ता है, यानी कि कम कीमत पर यह ज़्यादा वस्तुओं को बेच सकता है और ज़्यादा कीमत पर यह कम वस्तुओं को बेच पाता है। तो अब इसको अपनी आय बढ़ाने के लिए निश्चित ही ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को बेचने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कीमतें घटानी पड़ती हैं। तो एकाधिकारी बाजार में कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं, जैसे किसी वस्तु का एक विक्रेता होता है, जो वस्तुएं होती हैं वो यूनिक होती हैं, यानी उसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव, एकाधिकारी है इसलिए एकाधिकार तभी तक परिभाषित है जब तक कि कोई दूसरी फर्म बाजार में नहीं आ जाती। इसलिए एकाधिकार की विशेषताएं बनाए रखने के लिए नई फर्मों का बाजार में प्रवेश वर्जित, यानी एकाधिकारी का एकाधिकार हमेशा बना रहता है। जो फर्म होती है वही उद्योग होती है। आपने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा कि अनेक छोटी छोटी चीनी मिलें मिलकर चीनी उद्योग बनाती हैं। तो चीनी मिलें अनेक हैं, लेकिन यहाँ एकाधिकारी है। एकाधिकारी अपने आप में एक फर्म भी है, अपने आप में उद्योग भी है। तो आप इसे कह सकते हैं कि एकाधिकारी फर्म व उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। अंतर नहीं होता। इस तरह से पांचवी विशेषता है, इसमें मूल्य विभेद होता है। अब मूल्य विभेद एक ऐसा सैद्धांतिक पहलू है जिसका सामान्य जीवन में भी उपयोग होता है और विभिन्न फर्में अपने एकाधिकार की सीमा तक उपयोग करती हैं। हालांकि वास्तविक जीवन में कोई भी फर्म पूर्ण रूप से एकाधिकारी नहीं है। अपने यहाँ अपने देश में एकाधिकार का सबसे बढ़िया उदाहरण भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे आपको एक ही रेल में एक जनरल डिब्बा बना देती है, एक
स्लीपर बना देती है, एक थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी। इस तरह से उसके 4-5 प्रकार के, एक ही ट्रेन में 4-5 प्रकार के सवारियों को भरने का तरीका होता है। तो यह एक रेल तो एक ही है, रेलवे अन्य कोई कंपनी रेलवे की सुविधा नहीं उपलब्ध कराती है। इस तरह से भारतीय रेल एकाधिकारी की तरह बिहेव करती है, व्यवहार करती है। लेकिन अब वो जनरल डिब्बे में बिल्कुल मामूली किराया वसूल पाती है, स्लीपर में कुछ ज़्यादा है, फिर जब एसी डिब्बे शुरू होते हैं तो उसमें आप देखते हैं कितने ज़्यादा किराया वो वसूल पाती है। तो इसका कारण है कि जिसमें मांग बेलोच है वहाँ वो ज़्यादा कीमत रख लेती है। कोई भी फर्म एकाधिकारी कि जहाँ मांग बेलोच है, यानी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता उपभोक्ता, तो वहाँ वो उस मांग को बेलोच कहते हैं और वहाँ रेलवे ज़्यादा कीमत वसूल सकती है। और जहाँ मांग लोचदार है, यानी कि उपभोक्ताओं के पास अनेक विकल्प हैं, वहाँ वो कीमत कम रखती है। जैसे यदि वो चालू डब्बे का किराया ज़्यादा रख दे तो जो सवारियाँ हैं वो बस से जाना पसंद करने लगेंगी, तो इसलिए वो चालू डिब्बे का किराया कम रखती है रेलवे। एसी में जो सवारियां चलती हैं उनके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं, आराम चाहिए, इसलिए उनके लिए किराया थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ कीमत विभेद होता है। आप देख सकते हैं कि दो तरह के दो मांग वक्र हो, एक ऐसा हो एक ऐसा हो, तो ये लोचदार मांग है और ये बेलोच मांग है। तो कीमत इसमें कम होगी, ज़्यादा होगी और इसमें कीमत कम होगी। इसको आपको जब आगे पढ़ेंगे तो ठीक से चित्र बनाकर बताया जाएगा। यहाँ इसको छोटे चित्र में समझा पाना संभव नहीं है। तो एकाधिकार की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें मूल्य विभेद एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक पहलू है जो व्यवहार में भी पाया जाता है। तो उम्मीद है कि इंटर स्तर पर इतने से आपका काम चल जाएगा। यदि आगे की ज़रूरत हो तो आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं या संपर्क करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के दूसरे भाग में कुछ एकाधिकार के अंतर्गत कुछ विशेषताएं, कुछ और बाजार होते हैं, जैसे एक क्रेताधिकार। एक क्रेताधिकार में किसी वस्तु का केवल एक ही क्रेता होता है और इस दशा में विक्रेता बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं होता है और क्रेता के अनुसार ही वो अपनी कीमत निर्धारित कर पाता है। उसके बाद होता है द्विपक्षीय एकाधिकार। इसमें एक विक्रेता होता है और एक क्रेता होता है, यानी जो एक विक्रेता बनाएगा वो सारी चीज़ें एक क्रेता ही खरीदेगा, इसलिए इन दोनों की आपसी सहमति से कीमतें तय होती हैं। ये दोनों एकाधिकार के ही विशिष्ट रूप हैं। इसके अलावा अब द्विविक्रेताधिकार आप देख लें। इसमें किसी बाजार में किसी वस्तु के उत्पादन की केवल 2 फर्में होती हैं। जब ये फर्में आपस में समझौता करके व्यापार करें, अपना उत्पादन करें, तो इसे उन्हें एकाधिकारी की तरह लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपस में प्रतियोगिता करके उत्पादन करें तो उन्हें एकाधिकारी की तरह नहीं बल्कि पूर्ण प्रतियोगिता की तरह सामान्य लाभ ही होगा। तो अब ये कैसा व्यवहार करते हैं ये उनके दोनों के मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। इसमें एक बार फिर सुन लीजिए कि किसी वस्तु की केवल 2 विक्रेता होते हैं, 2 उत्पादक होते हैं और वस्तु समान होती है, तो ऐसे बाजार को द्विविक्रेताधिकार कहा जाता है। इसके बाद अल्पाधिकार है। अल्पाधिकार में वस्तुएं एक समान हो सकती हैं या स्थानापन्न हो सकती हैं और इनके 2 से ज़्यादा होते हैं, 4, 5, 6, 8 तक विक्रेता होते हैं और ये भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे प्रतियोगी फर्में व्यवहार करती हैं। अब इनके फिर मैनेजमेंट पर निर्भर है कि ये सभी आपस में समझौता कर लेते हैं या प्रतियोगिता करके उत्पादन करते हैं। जब प्रतियोगिता कर रहे हैं तो फिर इनको पूर्ण प्रतियोगिता की तरह लाभ होगा और जब समझौता करते हैं तो एकाधिकार के लगभग लाभ होगा। इसमें अल्पाधिकार में अनेक प्रकार हैं। कार्टेल है, डोमिनेटिंग फर्म अल्पाधिकार है, बहुत सारी तरह की बाजार आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप इन दोनों के बारे में यहाँ बिल्कुल परिचय केवल प्राप्त किए हैं, डिटेल में यहाँ आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। एक आधिकारिक प्रतियोगिता जिसे हम पिछले वर्षों में
अपूर्ण प्रतियोगिता के नाम से पढ़ते रहे हैं, लेकिन अब इसे एक आधिकारिक प्रतियोगिता के नाम से पढ़ा जाएगा। इसे अपूर्ण प्रतियोगिता भी आप कह सकते हैं। इस दोनों का विश्लेषण एक ही है, लेकिन इसे दो अर्थशास्त्रियों ने विश्लेषित किया था। एक आधिकारिक प्रतियोगिता से इसका विश्लेषण किया था चैम्बरलिन ने, और अपूर्ण प्रतियोगिता के नाम से इसका विश्लेषण किया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, इसलिए हम एक आधिकारिक प्रतियोगिता के नाम से इसे पढ़ेंगे। विशेषता ये होती है, इसमें एक अधिकार भी होता है और प्रतियोगिता भी होती है। कुछ व्यवहारिक उदाहरण आप सुन लीजिए, तब आपको इसको समझने में सुविधा होगी। आप सभी लोग साबुन का उपयोग करते हैं, लक्स है, लाइफबॉय है, लिरिल है। ये सभी साबुन अपने आप में एक ब्रांड हैं, लेकिन काम किस में आते हैं? नहाने के काम आते हैं। क्रीम है, कई प्रकार के हैं, लेकिन काम क्या है? चेहरे पर लगाना या कटे पीटे पर लगाना, सब एक तरह से हैं। पंखे हैं, कोई उषा है, खेतान है, तमाम पंखे आ गए हैं, लेकिन काम क्या है? हवा देना है। लेकिन इनका जो ट्रेडमार्क होता है, सभी पेटेंट कानून के तहत सरकार के पास रजिस्टर्ड होता है। किसी एक साबुन का या किसी एक पंखे का या किसी एक क्रीम का उत्पादन दूसरी फर्में नहीं कर सकती उस नाम से या उस क्वालिटी से या उस रंग रूप से। उनको अपना नाम अलग देना होगा, रंग रूप अलग देना होगा, इसलिए इनको अपनी वस्तु पर एकाधिकार होता है। इन सभी फर्मों का अपनी वस्तु पर एकाधिकार होता है, लेकिन आप कल्पना करें कि सभी वस्तुएं निकट स्थानापन्न होती हैं, यानी साबुन चाहे लाइफबॉय हो चाहे लक्स हो, नहाने के काम आएगा। आप लाइफबॉय खरीद रहे हैं तो लक्स नहीं खरीदेंगे। इस दशा में कि लक्स का एकाधिकार अपने साबुन पर है और लाइफबॉय का अपने साबुन पर है और स्थानापन्न है, एक खरीदेंगे दूसरा नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए उसमें एक आधिकारिक का गुण पाया जाता है, क्योंकि वो फर्में अपने साबुन पर एकाधिकार रखती हैं, लेकिन उनमें प्रतियोगिता भी पाई जाती है, क्योंकि आप एक खरीदेंगे तो दूसरे का नहीं खरीदेंगे। इसलिए वे कीमत से और विक्रय लागतें इन द सेंस की प्रचार प्रसार से आपको लुभाती हैं अपने उत्पाद की तरफ, इसलिए उनमें प्रतियोगिता भी पाई जाती है। यह प्रतियोगिता अपूर्ण होती है। अपूर्ण इसलिए होती है कि पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता ये है कि वस्तुएं होमोजीनियस होंगी, उनका गुण, रंग, रूप, आकार, प्रकार एक समान होगा, लेकिन इसमें वस्तुएं अलग अलग होंगी, यानी वस्तु विभेद होगा। इसमें वस्तु विभेद होगा और इसमें प्रचार प्रसार पर पैसा खर्च किया जाता है। आपको वहाँ ऐसी कोई विशेषता नहीं थी। पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी। पूर्ण प्रतियोगिता में आपने ये पढ़ा था कि वहाँ विक्रय लागतें नहीं होती हैं, किसी प्रकार की परिवहन लागत भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ विक्रय लागतें भी होती हैं, परिवहन लागत भी होता है और वस्तु विभेद भी होता है। तो ये दो विशेषताएं वहाँ नहीं पाई जाती हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारिक प्रतियोगिता में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बारे में आपको विश्लेषण अगली वीडियो में बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।